नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है और आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम जो है 9 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट का हो चुका है। ठीक है दोस्तों, 9 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। तो इस क्लास में हम आपको 9 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए 40 प्रश्न लेकर आए हैं। ये जो 40 प्रश्न हैं ये 100% एक्यूरेट हैं, 100% एक्यूरेट हैं और इनका जो सॉल्यूशन कराएंगे हम 100% एक्यूरेट कराएंगे। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखना। ये क्लास जो है वो बच्चों के द्वारा भेजे गए प्रश्नों से तैयार की गई है। ये 100% रियल ऑथेंटिक क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में 9 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। जो लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, ज्वाइन कर लें। ज्वाइन करने के बाद जिन बच्चों का एग्ज़ाम होता जाए, वो एग्ज़ाम के बाद क्वेश्चन ज़रूर भेजें। जिस प्रकार से आज बच्चों ने भेजा है क्वेश्चन, उससे क्लास तैयार की गई है आगे बच्चों की मदद करने के लिए। उसी प्रकार से आप लोग भी क्वेश्चन ज़रूर भेजें ताकि आगे की शिफ्टों में जिन बच्चों का एग्ज़ाम है उनकी मदद की जा सके। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन है, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। आप लोग लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक थॉट साझा करना चाहते हैं और थॉट साझा करने के बाद हम आज का पहला क्वेश्चन जो पूछा गया वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम थॉट देखते हैं कि थॉट ये है कि परीक्षा हमारी क्षमता, समझ और मेहनत को आंकने का अवसर है। परीक्षा जो है हमारी क्षमता, समझ और मेहनत को आंकने की अवसर है। डर या चिंता से नहीं, ठीक है? इसे डर और चिंता से नहीं देखना चाहिए। हर सवाल आपके ज्ञान को परखता है। जितने भी सवाल पूछे जा रहे हैं, वो सारे सवाल आपके ज्ञान को परखते हैं। इसलिए शांत रहो, शांत मन से पेपर दो, आत्मविश्वास बनाए रखो, आत्मविश्वास के साथ ही एग्ज़ाम दो और अपने सर्वोत्तम प्रदर्शन पर ध्यान दो और अपना जितना बेस्ट हो सकता है, बेस्ट दीजिए। आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। जिन बच्चों का एग्ज़ाम में दिक्कत हो रही है, क्वेश्चन कम आ रहे हैं, तो जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होता है। नेगेटिव मार्किंग में नंबर कट ही जाते हैं, तो आप लोग तुक्का लगाने के चक्कर मत पड़ो। ठीक है, आप लोग एकदम एक्यूरेट क्वेश्चन दो। ठीक है, और स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल से जुड़े रहो। स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर जो है वो ऑथेंटिक नॉलेज दिया जाता है। यहाँ पर जो है एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन ही कराए जाते हैं। करंट अफेयर की क्लास के लिए आप लोग स्मार्ट स्टडी पर जितनी भी क्लासें पढ़ी हैं उनको देख लीजिए। उन क्लासों से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो हैं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था स्क्रीन पे आ रहा है। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो न्यायमूर्ति सौमेन सेन को किस उच्च न्यायालय का 14वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति सोमेन जो सेन जो हैं उनको किस उच्च न्यायालय का 14वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? 14वां चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है सिक्किम, मेघालय, पटना, गुजरात। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है, मेघालय उच्च न्यायालय। ठीक है, न्यायमूर्ति सोमैन सेन को जो है मेघालय उच्च न्यायालय का 14वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, 14वां चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। और इसके हम फैक्ट देखेंगे, फैक्ट के साथ साथ हम सॉल्यूशन कराएंगे ताकि आगे की शिफ्टों में जिन बच्चों का एग्जाम है और फैक्ट से क्वेश्चन बहुत फंस जाते हैं, इसलिए फैक्ट कराएंगे, उनको मदद मिलेगी आगे की शिफ्ट वाले बच्चों को। तो इसका न्यायमूर्ति सौमेन सेन का मेघालय उच्च न्यायालय का 14वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। यह नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के आधार पर की गई, जिससे न्यायपालिका की दक्षता और प्रशासन को सुदृढ़ करने का प्रयास होता है। इसके फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट है कि सौमेन सेन मूल रूप से कोलकाता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं। ठीक है, मूल रूप से जो है वो कोलकाता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सौमेन सेन जो है मूल रूप से किस न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं, तो आपको बताना है कोलकाता उच्च न्यायालय के। और ये पूछा जा सकता है कि वो किसके द्वारा या किस आधार पर नियुक्त किए गए हैं, तो आपको बताना है कॉलेजियम द्वारा वरिष्ठता और अनुभव के आधार पर उन्हें चयन किया गया है, नियुक्त किया गया है। और मेघालय हाई कोर्ट देश के छोटे उच्च न्यायालयों में शामिल है। ठीक है, मेघालय हाई कोर्ट जो है वो देश के छोटे उच्च न्यायालयों में शामिल है, इसका फैक्ट हो गया। और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है न्यायिक व्यवस्था में स्थिरता लाती है। ठीक है,
न्याय व्यवस्था में स्थिरता लाती है। उनके नेतृत्व से लंबित मामलों के निपटान की गति बढ़ने की उम्मीद है। जितने भी लंबित मुकदमे पड़े हैं उनको जो है जल्दी से निपटाने की कोशिश रहेगी। राज्य में न्यायिक ढांचे को मजबूती करने में योगदान मिलेगा। ठीक है, राज्य में न्यायिक ढांचे को मजबूत करने में योगदान मिलेगा और प्रशासनिक सुधार व उनकी प्राथमिकता में रहने की संभावना है। और डिजिटल कोर्ट सुविधा विस्तार का लक्ष्य रखा जा सकता है। युवा वकील के लिए न्यायिक सहायता कार्यक्रम में लाभ होगा। इससे जो युवा वकील हैं उनके लिए न्यायिक जो सहायता मिलेगी उसमें उनको लाभ मिल सकता है। और यह मेघालय की न्यायिक प्रणाली में एक महत्वपूर्ण कदम है। मेघालय की न्याय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये इसके फैक्ट थे। एक क्वेश्चन से हमने लगभग 4-5 से क्वेश्चन करा दिए हैं, ताकि आगे की शिफ्टों में यदि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाए तो एक भी क्वेश्चन जो मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सही से याद याद रखना सारे पॉइंट। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किस देश ने सफलतापूर्वक आयोजित किया? दुनिया का पहला अंडर वाटर इंटरव्यू किस देश ने सफलतापूर्वक आयोजित किया? ऑप्शन हैं पलाऊ, मालदीव, इंडोनेशिया या फिर ऑस्ट्रेलिया। इन 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन सही है और जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर पलाऊ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है, पलाऊ। पलाऊ ने पर्यावरण संरक्षण और समुद्री जीवन के प्रति जागरूकता लाने हेतु दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया। यह आयोजन तकनीकी और पर्यावरण दृष्टि से एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जाती है। इसके फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट से क्वेश्चन बहुत फंसते हैं। हमारे द्वारा कराए गए फैक्ट से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। तो पहला फैक्ट है कि इंटरव्यू समुद्री प्रदूषण पर जागरूकता के लिए आयोजित किया गया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंटरव्यू किसकी जागरूकता के लिए किस लिए आयोजित किया गया था, तो आपको बताना है कि ये समुद्री प्रदूषण पर जागरूकता के लिए। और इसका उद्देश्य पूछा जाएगा तो आपको बताना है वैश्विक जलवायु अभियान को बढ़ाने के लिए। इसका उद्देश्य क्या है? वैश्विक जलवायु को बढ़ाने के लिए। और अगला फैक्ट जो है कि यह कहाँ पर मतलब कि आयोजित किया गया था, आपको बताना है पलाऊ प्रशांत महासागर में है। कहाँ? पलाऊ प्रशांत महासागर में स्थित एक छोटा द्वीपीय देश है वहाँ पर। ठीक है, और देश समुद्री संरक्षण नीतियों के लिए महसूस है। क्या है? मशहूर है। देश जो है समुद्री संरक्षण नीतियों के लिए मशहूर है। अत्यधिक अंडर वाटर आइडियो तकनीक का उपयोग किया गया है इसमें। किस तकनीक का उपयोग किया गया है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें किस तकनीक का उपयोग किया गया है, तो आपको बताना है अत्याधुनिक अंडर वाटर आइडियो तकनीक का। और विश्व भर में इस प्रयोग को सराहा गया है। विश्व भर में इस प्रयोग को सराहा गया है। इंटरव्यू में डाइवर्स और वैज्ञानिक शामिल थे। इंटरव्यू में डाइवर्स और वैज्ञानिक शामिल थे। समुद्री जैव विविधता संरक्षण पर जोर दिया गया है। यह दुनिया का पहला लाइव समुद्र के नीचे प्रसारित कार्यक्रम था। पहला था, यह दुनिया का पहला। और पलाऊ को ओशियन कंजर्वेशन लीडर भी कहा जाता है। ठीक है, पलाऊ को क्या कहा जाता है? ओशियन कंजर्वेशन लीडर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है। फिर क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ऊर्जा नष्ट होती है, ऊर्जा केवल बनाई जाती है। ऊर्जा ना तो बनाई जाती है ना ही नष्ट होती है, और ऊर्जा हमेशा कम रहती है। तो इसका सही जवाब है ऊर्जा जो है ऑप्शन नंबर सी। ऊर्जा ना तो बनाई जाती है ना तो नष्ट की जाती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट इसका जवाब। ठीक है, ऊर्जा सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदली जाती है। यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होती है। पर्यावरण और भौतिक प्रयोग होता है इसमें। शिक्षा और अध्ययन का आधार है। उद्योग और मशीनें डिजाइन में मदद करता है। और दैनिक जीवन में ऊर्जा रूपांतरण होता है। ऊर्जा दक्षता का आधार है। और विज्ञान प्रयोग में मानक होते हैं। वैज्ञानिक प्रयोगों में इसका मानक प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करता है और नवीनीकरण ऊर्जा के अध्ययनों में उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वदेशी उत्पादों को बढ़ाने के लिए स्वदेश मेल किस राज्य सरकार द्वारा आयोजित किया जा रहा है? स्वदेशी उत्पादों को बढ़ाने के लिए स्वदेश मेलों को किस राज्य द्वारा आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वदेशी उत्पादों और स्थानीय कारीगरों को बढ़ाने के लिए स्वदेशी मेला आयोजित कर रही है। इसका उद्देश्य जो है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जो है रोजगार, हस्तशिल्प और एमएसएमई सेक्टर को मजबूती देना है। अब इसके फैक्ट देख लेते हैं, क्योंकि फैक्ट से क्वेश्चन जरूर बनते हैं, तो इसलिए फैक्ट देखना बहुत जरूरी है। यदि पूछा जाए कि इसका लक्ष्य क्या है, तो आपको बताना है मेक इन इंडिया को मजबूत करना है इसका लक्ष्य है। स्थानीय हस्तशिल्प और कला का प्रदर्शन होता है। महिलाओं की स्वयं सहायता समूह को मंच मिलता है।
प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होती है, छोटे कारीगरों के लिए अवसर बनते हैं, भारतीय संस्कृति के वैश्विक पहचान दिलाने में मदद मिलती है, युवाओं को उद्यमिता का प्रोत्साहन मिलता है और ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र में लाभ होता है और निर्यात योग्य उत्पादन को विशेष प्रमोशन मिलता है, पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ये केमिस्ट्री से था कि रासायनिक बंध में सबसे मजबूत बंध कौन सा होता है? विच केमिकल बॉन्ड इन कंसीडर द स्ट्रॉन्गेस्ट? ऑप्शन है आयनिक बंध, संयोजक बंध, सहसंयोजक बंध, ध्रुवीय बंध या हाइड्रोजन बंध। तो रासायनिक बंध में जो सबसे मजबूत बंध होता है वह सहसंयोजक बंध होता है। ठीक है, सहसंयोजक बंध होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। परमाणु इलेक्ट्रॉन को साझा करके बंध बनाते हैं और अणुओं को स्थिर बनाने में सहायक होता है। उच्च तापमान और दबाव में भी ये मजबूत रहता है। जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान में महत्वपूर्ण होता है ये। और कार्बन और हाइड्रोजन में सामान्य रूप से काम करता है। ऊर्जा संरक्षण और प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करता है। उद्योग और दवा निर्माण में उपयोग होता है और कंपाउंड की संरचना को मजबूती देता है। क्रिस्टल संरचना में योगदान देता है। रासायनिक प्रयोगशालाओं में अध्ययन के लिए उदाहरण है ये। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एनसीआरबी के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? एनसीआरबी के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? कोलकाता, पुणे, कोची, जयपुर। तो अकॉर्डिंग टू एनसीबी विच इज सेफ्टी सिटी इन इंडिया, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए है, कोलकाता। एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार कोलकाता पिछले कई वर्षों से लगातार भारत का सबसे सुरक्षित शहर माना जा रहा है। यह अपराध दर अन्य शहरों की तुलना में बहुत ही कम है। यहाँ पर अपराध दर जो है बहुत ही कम है अन्य शहरों की तुलना में। और इसके फैक्ट जो हैं, अपराध दर सबसे कम दर्ज की गई है। महिला सुरक्षा के मामले में उच्च रैंक होती है यहाँ पर। पुलिस पुलिस मॉडर पुलिस मॉडर्नाइजेशन बेहतर है। पुलिस मॉडर्नाइजेशन बेहतर है। स्मार्ट सर्विलांस सिस्टम लागू है। सबसे सुव्यवस्थित मेट्रो शहर में से एक है। ट्रैफिक निगरानी अत्यधिक है या अत्याधुनिक है। सामाजिक जागरूकता अभियान प्रभावी होता है और आपराधिक मामलों का त्वरित निपटारा होता है, नहीं जल्दी से निपटारा हो जाता है यहाँ पर। कम्युनिटी पुलिंग का अच्छा मॉडल है। इसे भारत का सुरक्षित महानगर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? हु हैज बीन अवार्डेड द 2025 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर? तो इसका जो सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर ए सही है। लास्ट जलो क्लास जनोहर काई, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। हंगरी के प्रसिद्ध लेखक जो हैं ये कौन है? हंगरी के प्रसिद्ध लेखक हैं। उनको साहित्य में उनके प्रयोगात्मक और दार्शनिक लेखन के लिए 2025 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। उनकी रचनाएं आधुनिक साहित्य में महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इन्हें स्लो लिटरेचर का मास्टर भी कहा जाता है। लंबी, जटिल और नियंत्रण वाक्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। मानव में इनकी रचनाओं में मानव अस्तित्व पर गहराई का विचार है। हंगरी के सबसे सम्मानित लेखक हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुके हैं। यूरोपीय साहित्य में इनका बड़ा योगदान है। फिल्मों में भी उनकी रचनाओं का उपयोग होता है। दार्शनिक और आध्यात्मिक विषयों पर लेखन है और विश्व भर में अनुवादित रचनाएं करते हैं। ये आधुनिक युग के प्रभावशाली साहित्यकार में शामिल हैं। क्षार और अम्ल का तत्व क्या है? क्षार और अम्ल का तत्व क्या है? व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस एंड एसिड? मतलब इसके प्रॉपर्टी क्या है? ऑप्शन जो हैं, अम्ल जो का पीएच जो होता है वो 7 से अधिक होता है। क्षार का पीएच 7 से कम होता है। और ऑप्शन सी है, जो अम्ल का जो पीएच होता है 7 से अधिक होता है और क्षार का एसिड का होता है 7 से कम होता है। और क्षार का पीएच जो होता है वो 7 से कम होता है। तो इसका सही जवाब है अम्ल जो है, अम्ल का पीएच जो है वो 7 से कम होता है और एसिड का 7 से अधिक होता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। क्षार का स्वाद कड़वा साबुन जैसा होता है। पीएच स्केल 0 से 14 के बीच होती है और शारीरिक और औद्योगिक उपयोग में उपयोग किया जाता है। रासायनिक प्रतिक्रियाओं में महत्व देता है। भोजन और दवाओं में अम्ल और क्षार पर्यावरण विज्ञान में उपयोग होता है। जल शोधन में क्षार का योगदान होता है। शिक्षा प्रयोगशाला में अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान और पौधों में पीएच का प्रभाव पड़ता है। 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द 8th इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली? तो जो ये सौर का करेगा वो करेगा भारत। 8वीं आईएसए असेंबली की मेजबानी भारत करेगा। आईएसए का मुख्यालय भी भारत में है, इसलिए भारतीय वैश्विक और
ऊर्जा नेतृत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आईएसए की स्थापना 2015 में फ्रांस ने की थी। उद्देश्य सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। इसका मुख्यालय गुरुग्राम भारत में है। 110 प्लस देश इसमें शामिल हैं। भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में तेजी से बढ़ रहा है। आईएसए के विकासशील देशों और तकनीकी उपलब्धि कराता है। नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देने इसका मुख्य लक्ष्य है। भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर स्वच्छ ऊर्जा को अग्रणी देश माना जाता है। आईएसए की मीटिंग में जलवायु परिवर्तन पर भी चर्चा होती है। आठवीं सभा भारत की वैश्विक नेतृत्व क्षमता को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ज्ञान यज्ञ मंडप नामक डिजिटल लाइब्रेरी कौन सा राज्य लॉन्च करेगा? तो इसका सही जवाब उड़ीसा लॉन्च करेगा। उड़ीसा सरकार ज्ञान का मंडप नामक एक डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च करने जा रही है। इसका उद्देश्य छात्रों और युवाओं को आसान डिजिटल शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध कराना है। इसके फैक्ट जो है यह पूरी तरह से डिजिटल नॉलेज प्लेटफॉर्म होगा। छात्रों को मुफ्त अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराएगा। ऑनलाइन कोर्स, ई बुक्स और लेक्चर मिलेंगे। यहाँ पर शिक्षा में टेक्नोलॉजी के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। उड़ीसा सरकार लगातार डिजिटल शिक्षा पर काम कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँचने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। अगला और यह लाइब्रेरी 24/7 यानी कि 24 घंटे खुले रहेगी, सातों दिन खुले रहेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की सामग्री में शामिल हो सकती है। इसमें युवाओं को डिजिटल लर्निंग स्किल बढ़ेगी। यह उड़ीसा में शिक्षा सुधार का बड़ा कदम है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रैक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? गुरुग्राम, मुंबई, सोनीपत, नागपुर। तो इसका सही जवाब जो है सोनीपत में। भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन हरियाणा के सोनीपत में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य जो है भारी वाहनों के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना है। इसके फैक्ट हैं, यह स्टेशन भारी ट्रकों के लिए बनाया गया है। बैटरी बदलने में सिर्फ कुछ मिनट लगते हैं। इलेक्ट्रिक ट्रक का डाउन टाइम कम होता है। भारत में ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़ रहा है। प्रदूषण कम करने में तकनीक की मदद करती है। लॉजिस्टिक सेंटर में इलेक्ट्रिक ट्रकों के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। यह स्वैपिंग मॉडल लागत में भी कमी लाता है। यह हरियाणा ईवी नीति को बढ़ावा दे रहा है। यह स्टेशन उद्योग परिवहन संयोजन का बड़ा कदम है। भविष्य में अन्य राज्यों में भी ऐसे स्टेशन बनाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन था, ये बिहार चुनाव से था कि बिहार चुनाव 2025 में चुनावी पहचान के रूप में किसे चुना गया? तो चुनावी पहचान में जो चुना गया है वो हमको लगता है छोटी चिरैया को चुना गया। ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट, छोटी चिरैया को। ठीक है, छोटी चिड़ैया को बिहार चुनाव में छोटी चिड़ैया को चुनावी पहचान के रूप में चुना गया है। यह राज्य में सांस्कृतिक विरासत और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक है। छोटी चिड़ैया बिहार की पहचान से जुड़ी है। यह शांति और सरलता का प्रतीक है। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती है। चुनावी ब्रांडिंग में इसका बड़ा उपयोग होगा। युवाओं और पहली बार वोट करने वालों को जोड़ने का प्रयास है। यह अभियान प्राकृतिक से जुड़ाव दर्शाता है। सोशल मीडिया पर इससे काफ़ी प्रसार मिला। यह राज्य की जैव विविधता को काफ़ी प्रतीक है। चुनाव आयोग की मंजूरी के बाद इसे चुना गया और बिहार चुनाव 2025 के मुख्य थीम का हिस्सा था ये। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं? वो बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द फर्स्ट MRS यूनिवर्स? प्रीति जिंटा, शेरी सिंह, नेहा शर्मा या सुमन कौर? तो इसका सही जवाब है शेरी सिंह। शेरी सिंह ने MRS यूनिवर्स 2025 का खिताब जीतकर भारत के लिए गौरवपूर्ण क्षण प्रस्तुत किया है। यह प्रतियोगिता शादीशुदा महिलाओं के लिए आयोजित की जाती है और उन्हें सामाजिक कार्य और व्यवस्थित को मान्यता देती है। MRS यूनिवर्स प्रतियोगिता शादीशुदा महिलाओं के लिए है। शेरी सिंह भारत की पहली विजेता बनी। यह अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता हर साल आयोजित होती है। प्रतियोगिताओं महिलाओं की प्रतिभा और सामाजिक योगदान को मान्यता देती है। विजेता और वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलता है। यह प्रतियोगिता महिलाओं सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है। शो में विभिन्न देशों की प्रतिभागी शामिल होते हैं। विजेता को पुरस्कार और टाइटल के साथ सम्मानित किया जाता है। यह प्रतियोगिता वैश्विक मीडिया में प्रमुखता पाती है। शेर सिंह की जीत भारतीय महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र किस देश ने शुरू किया है? विच कंट्री हैज लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट सोलर टर्मिनल पावर प्लांट इन गोबी डिजर्ट? भारत, चीन, अमेरिका, जापान। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 20 सही है, चाइना। चीन ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। यह संयंत्र और ऊर्जा को गर्म पानी और भाप में बदलकर बिजली उत्पादन करता है। गोबी रेगिस्तान एशिया में स्थित सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह संयंत्र उच्च तापमान पर बिजली उत्पादन करता है। चीन ने इसे विश्व के पहले सौर तापीय संयंत्र के रूप में लॉन्च किया है। यह पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा उत्पादन का उदाहरण है।
संयंत्र में सौर पैनल और टावर तकनीक का उपयोग होता है। यह परियोजना चीन की स्वच्छ ऊर्जा पहल का हिस्सा है। बिजली उत्पादन की क्षमता में यह बड़ा योगदान देगा। संयंत्र का उद्देश्य जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना है। यह तकनीकी भविष्य में अन्य देशों में लागू की जा सकती है। संयंत्र से कार्बन उत्सर्जन कम होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मारिया कोरिना माचाडो किस देश से संबंधित है जिन्होंने 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला। ठीक है, तो ये जो संबंधित हैं ये वेनेजुएला से संबंधित है। मारिया कोरिना माचाडो जो है को 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला। उनको लोकतांत्रिक प्रयासों और मानवाधिकार के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया। वे जो हैं वेनेजुएला की नागरिक हैं। नोबेल शांति पुरस्कार 1901 से दिया जा रहा है। यह पुरस्कार वैश्विक शांति प्रयासों के लिए मान्यता देता है और मचाडो वेनेजुएला की मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। वे लोकतंत्र के लिए संघर्ष कर रही हैं। पुरस्कार उन्हें वैश्विक मंच पर सम्मानित करता है। वेनेजुएला दक्षिण अफ्रीका में स्थित है और शांति पुरस्कार का उद्देश्य युद्ध और हिंसा को कम करना है। मचाडो के प्रयास ने देशों में सुधार लाने में योगदान दिया है। यह पुरस्कार महिलाओं को प्रेरित करता है। वेनेजुएला के लोकतांत्रिक आंदोलन का समर्थन बढ़ाता है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करो। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आप लोग या फिर टेलीग्राम पर सर्च करते हैं कि YT स्मार्ट स्टडी के नाम से सर्च करोगे @YT स्मार्ट स्टडी तो वहाँ पर आ जाएगा स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल, स्मार्ट स्टडी टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, तो उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अभी नया चैनल है, ज़्यादा मेंबर नहीं है वहाँ पर। फिलहाल आप लोगों के सहयोग से इसमें मेंबर बढ़ेंगे, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं मेंबर। तो आप लोग सभी लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो ताकि वहाँ पर अधिक से अधिक मेंबर ज्वाइन हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।